Welcome friends, I am Ashish Sharma and I welcome you to my YouTube channel Ashish Sharma Physics पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने किसी आवेश के बारे में, किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। वहां हम देख रहे थे कि जब भी हमें बहुत सारे आवेश दिए गए हों और ये विविक्त आवेश हो, कैसे आवेश हो? विविक्त आवेश, तो इनके कारण हम अध्यारोपण के सिद्धांत से विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर रहे थे? कैलकुलेट कर रहे थे। अब होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक आवेश दिया गया हो, या दो आवेश दिए गए हों, या तीन आवेश दिए गए हों, तो इनके कारण अध्यारोपण के सिद्धांत से विद्युत क्षेत्र निकालना आसान होता है। हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाकर और हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? विद्युत क्षेत्र। लेकिन मान लीजिए आवेशों का एक निकाय दिया गया हो और जिसमें आवेशों की संख्या बहुत अधिक हो, मान लीजिए 50 आवेश दिए हुए हैं, या मान लीजिए आपके पास सतत आवेश वितरण है, सतत आवेश वितरण, इसके कारण आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ऐसी स्थितियों में अध्यारोपण के सिद्धांत से विद्युत क्षेत्र निकालना उतना अधिक सुविधाजनक नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। गाउस का नियम हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है, और इस विद्युत फ्लक्स के सूत्र phi is equals to integration of s e dot ds, इन दोनों को हम कंपेयर करके और गाउस के नियम से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब गाउस का नियम पढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि हम ये फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक आज का विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित, पहले परिभाषा पढ़ेंगे हम इसकी। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब उसके परपेंडिकुलर, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं, यहां ध्यान दें, विद्युत बल रेखाएं नहीं बोलना है आपको, क्या लिखना है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया? विद्युत फ्लक्स। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसे फाई और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आगे हम चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे, फाई बी। तो इसे फाई ई द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखिए होता क्या आपके पास, इसमें परिभाषाओं में आपको क्या क्या याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है, ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मान लीजिए आपके पास ये ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये कोई आपके पास सरफेस है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये जो आपके पास सरफेस है, ये सरफेस इस सरफेस की
जो डायरेक्शन होगी, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो सदैव पृष्ठ के अभिलंबत होती है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्रफल सदिश के बारे में। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ये मान लीजिए आपके पास कोई भी पृष्ठ है, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो इस पृष्ठ के सदैव कैसे होती है, अभिलंबवत। अभी हम आगे पढ़ेंगे, बाहर की ओर भी हो सकती है, अंदर की ओर भी हो सकती है, लेकिन हम गाउस के नियम में हमेशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर मानते हैं, पृष्ठ के अभिलंबवत, बाहर की ओर। तो ये आपके पास कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में स्थित है और इसके अभिलंबवत ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से क्या हो रही है, गुजर रही हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। ये क्या हो गया आपके पास, विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं। इसे आप कैसे समझ सकते हैं, इसे निम्नानुसार समझा जा सकता है। मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो ई वेक्टर को डिनोट कर रही हैं। अब यहां पे हम एक ऐसा पृष्ठ ले लें, अब देखिए ये कोई पृष्ठ है ए बी सी एंड डी। तो इसमें से ये आपके पास तीन विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो ये आपके पास किसको बताएंगे, विद्युत फ्लक्स को। ये चित्र इस तरीके से है कि ये आपके पास इस बोर्ड के तल में ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और कोई जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसके लंबवत ऐसे रखा है और इसमें से ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्या हो रही है आपके पास, ये पास हो रही है। अब मुझे क्या करना है, इसका क्षेत्रफल सदिश देखना है। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा, इसके अभिलंबत। तो ये मैंने इसका एस वेक्टर अज्यूम कर लिया। मान लीजिए एस इसका क्षेत्रफल है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर की तरफ। इसके बीच का जो कोण है ये मैंने अज्यूम कर लिया कितना, थीटा। ये जो पृष्ठ है ये समतल में स्थित है और इसकी जो दिशा है क्षेत्रफल सदिश वो कैसे होगा, इसके अभिलंबवत बाहर की ओर। ये जो है एस वेक्टर, ये 3D डायग्राम है, ये एस वेक्टर किधर जा रहा है, इसके बाहर की ओर। तो इस स्थिति में फ्लक्स क्या होगा, चित्रानुसार यदि एस सदिश एवं ई सदिश के मध्य कोण थीटा हो तो फ्लक्स क्या होगा आपके पास, फाई ई। इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट एस। ये क्या है, अदिश गुणा है। कौन सा गुणा है, अदिश गुणा। और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो फाई ई क्या आएगा यहां पे, ई एस एंड कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है, जहां थीटा ई वेक्टर एवं पृष्ठ के अभिलंब के मध्य कोण है। तो इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, ये तो जब था जब समरूप विद्युत क्षेत्र है। यहां ई का मान क्या है आपके पास, समरूप। यदि विद्युत क्षेत्र असमान हो तो क्या होगा, इससे पहले हम क्षेत्रफल सदिश की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी भी पृष्ठ का
क्षेत्रफल सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के समान, जबकि दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। इसे हम सामान्यतः किससे दर्शाते हैं? एस फॉर सरफेस। तो इसे एस वेक्टर द्वारा निरूपित किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई पृष्ठ है, P Q R S। इस पृष्ठ का एक मैंने अल्पांश ले लिया। ये कोई क्या है मेरे पास? ds क्षेत्रफल अल्पांश। तो इस ds क्षेत्रफल अल्पांश की जो दिशा होगी वो कैसे होगी? ठीक इसके परपेंडिकुलर, ठीक इसके लंबवत। इधर क्या हो जाएगा आपका? ds वेक्टर। तो इस ds वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? ds वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ds, ये तो इसका परिमाण हो गया, और साथ में अपन ने क्या लगा दिया? n कैप। ये n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, जहां n कैप पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश है। अब देखिए, जब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे तो मुख्यतः हम निम्न प्रकार के पृष्ठ काम में लेते हैं। आपको जो क्षेत्रफल दिया जाएगा, क्षेत्रफल सदिश आपको जो ज्ञात करना होगा, उसमें आपके पास दो स्थितियां होंगी, एक तो 2D और एक 3D। इसको हम ओपन सरफेस बोलते हैं, और ये आपके पास क्लोज्ड सरफेस होता है। ओपन सरफेस से मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए ये आपके पास x एक्सिस है, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस z एक्सिस। ये अपन ने मान लिया सेंटर पॉइंट O। यहां हमें ये कोई आपके पास वर्ग या आयत दिया हुआ है, ये जो है ये हमने मान लिया L एंड दिस वन इज B। ये एंगल कितना है आपके पास? 90। अब आपको क्या करना है? इसके लिए इसका एरिया कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये O A B C, इस O A B C इसका क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल सदिश बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा S वेक्टर, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हमें परिमाण ज्ञात करना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अभी बताया था आपको, मोड ऑफ S इंटू n कैप। अभी मुझे पहले मोड ऑफ S कैलकुलेट करना है। तो मोड ऑफ S, मान लीजिए ये आयत है आपके पास, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू B। ये तो इसका क्या आ गया? परिमाण। अभी मुझे n कैप और निकालना है।
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब हमें एस वेक्टर निकालना हो तो इसको मैं लिखूंगा एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब यहां हम कौन सा गुणा कर रहे हैं, सदिश गुणा। और जब भी हम सदिश गुणा सोल्व करते हैं तो क्या आता है, एल बी एंड साथ में साइन थीटा एंड एन कैप। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। सो एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एल बी एंड एन कैप। अभी हमें ये एन कैप बताना है। अब देखिए हमारे पास क्षेत्रफल तो आ गया, लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो दिशा इस एल के भी लंबवत और इस बी के भी लंबवत। एल किधर है, एक्स एक्सिस के अनुदिश, और इधर एकांक सदिश हम क्या लेते हैं, आई कैप। ये वाई एक्स के अनुदिश, इधर एकांक सदिश क्या हो जाएगा, जे कैप। तो आई क्रॉस जे अगर हम करेंगे तो ये आपके पास आता है के कैप। अभी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बाहर की ओर भी और अंदर की ओर भी। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एल बी के कैप, या एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एल बी माइनस के कैप। ये के कैप किधर है, जेड एक्स के अनुदिश। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब भी हम सदिश गुणा करते हैं तो सदिश गुणा में क्या होता है, प्राप्त जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो एक्स एक्सिस के भी लंबवत और वाई एक्सिस के भी लंबवत, दोनों के लंबवत कौन होगा, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस के कैप, और नेगेटिव में है माइनस जेड के अलोंग है तो माइनस के कैप। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एल बी के कैप। बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा गाउस के नियम में, कहा, गाउस के नियम में, गाउस के नियम में क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत और किधर माननी है, बाहर की ओर। अगर यहां पे आपके पास कोई घनिया घनाभ होता तो उसकी डायरेक्शन हम हमेशा किधर लेते, बाहर की ओर। ये क्लोज्ड सरफेस क्या होता है, बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ से आशय एक ऐसे पृष्ठ से होता है जो निकाय को दो भागों में विभक्त कर देता है, एक अंदर का भाग और एक बाहर का भाग। तो आपको हमेशा दिशा किधर लेनी है, बाहर की ओर, चाहे 2D हो या 3D हो। आपको दिशा हमेशा क्षेत्रफल सदिश की पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर ही लेनी है। कुछ और एग्जांपल देखेंगे इसके हम। ये मान लीजिए आपके पास कोई बेलनाकार पृष्ठ है, ये मैंने मान लिया S1, इसका जो वक्र पृष्ठ है इसको मैंने मान लिया S2, और ये वाला जो पृष्ठ है इसको मैंने मान लिया S3। तो यहां इस S1 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, बाहर की ओर। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और इसकी डायरेक्शन इधर, बाहर की ओर। जब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे तो उसमें हम दो ही प्रकार के बंद गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, एक बेलनाकार, दूसरा गोलाकार। तो ये बेलनाकार जब भी आपके पास गाउसीय पृष्ठ आता है उसमें आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस प्रकार से अज्यूम करनी है, S1 बाहर की ओर, S2 अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और S3 इस डायरेक्शन में बाहर की ओर। अगर हमने कोई गोला ले लिया,
इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मान लीजिए अलग अलग पॉइंट पर देखनी है मेरे को। इसके कारण हम क्या करेंगे, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, इधर इधर, हमेशा क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर लेना है इसके, ऐसे और ये। तो जब भी आपको कोई गोला दिया जाए तो भी आपको क्या करना है, दिशा किधर लेनी है, क्षेत्रफल सदिश की पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब ये तो जब था जब क्षेत्रफल सममित हो। अगर सममित है तो हमने इस तरीके से ले लिया, अगर असममित क्षेत्रफल है, असममित क्षेत्रफल से मतलब है कि जो आपका पृष्ठ है वो समतल नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, मान लीजिए आपके पास ये दे दिया गया इस तरीके का, अब आपको यहां क्षेत्रफल सदिश बताना है, तो आप क्या करोगे, कोई भी पॉइंट चूज करोगे। यहां पे एक अल्पांश मानेंगे पहले हम, मान लीजिए ये अल्पांश मान लिया मैंने ds1, और इसकी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो किधर होगी, इसके परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए यहां मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैंने एक अल्पांश एज्यूम किया ds2, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ds2। मान लीजिए मुझे यहां कैलकुलेट करना है, इसको मैं फिर से अल्पांश मानूंगा ds3, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो इन सब से एक चीज क्लियर है आपको, जो आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव एक तो पृष्ठ के लंबवत और दूसरा बाहर की ओर। यह आपको क्षेत्रफल सदिश में याद रखना है। आपको थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का जो कोण है वो थीटा कैलकुलेट करना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ये तो था एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, अब हम पढ़ेंगे असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। तो असमान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना। मान लीजिए आपको इस बार कोई पिंड दे दिया ऐसा, ये ऐसा पिंड है जहां विद्युत क्षेत्र असमान है। अब यहां जब इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, ये मैंने एक अल्पांश मान लिया, ये क्या माना, एक अल्पांश, और इस अल्पांश को भी अपन ने ऐसा माना है, अल्पांश डीएस वेक्टर का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि फर्स्ट इसे क्या माना जा सके, समतलीय, एंड सेकेंड इस पर विद्युत क्षेत्र कैसा हो, एक समान। इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ये मैंने एक अल्पांश माना है, और इस अल्पांश की
जो डायरेक्शन है वो मैंने यहां मान ली, ये ds 1 वेक्टर है मान लीजिए मेरे पास, या इसको मैं कोई i वाल पान से i मान सकता हूं ds i। विद्युत क्षेत्र मान लीजिए इधर की तरफ है, दोनों के बीच जो कोण है दैट इज थीटा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अल्पांश, अल्पांश कौन है, dsi से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d फाई, और ये भी कौन सा i। देखिए अगर इस संपूर्ण पृष्ठ से संबंध फ्लक्स होता तो हम उसे क्या लेते, फाई ई, लेकिन अभी क्या अपन ने इसका कोई हिस्सा लिया है, कोई छोटा सा अल्पांश, मींस अल्प अंश लिया है अपन ने, तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स भी क्या होगा, डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई एंड डेल एस आई। भाई परिभाषा क्या थी हमारे पास, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, ई यहां पे अपन ने मान लिया ई कितना है, आई, तो ई आई के असमान विद्युत क्षेत्र तो सब जगह अलग अलग होगा, यहां पर ने मान लिया कितना है, ई आई, और ये कोई आई वाल पांच है तो डेल एस आई। अगर इनके बीच का कोण थीटा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई आई एंड डेल एस आई एंड कोस थीटा। अभी हमें संपूर्ण पृष्ठ से संबंध ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, हम इसे जोड़ेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा, आई इज इक्वल्स टू, यहां से आ रहा था ई आई एंड डेल एस, आई इज इक्वल्स टू 1 to n। अब अपन ने मान लिया कि यदि अल्पांश क्षेत्रफल अति अल्प हो, तो अगर अति अल्प होगा तो फाई इज इक्वल्स टू, हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल एस आई टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये क्या है, अति अल्प। जब ये अति अल्प होता है तो इसको, इस सिग्मा को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, समाकलन, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ई डॉट डी एस। तो फाइनली आपके पास फाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अगर ये पृष्ठ बंद है तो बंद पृष्ठ के लिए फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड ई डॉट डी। इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो फाइनल आपको फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड ई डॉट डी, जहां इसे हम कहते हैं बंद पृष्ठ का समाकलन, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्या बोलते हैं इसे हम, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, बंद पृष्ठ का समाकलन। अब देखिए वापस हम विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। विद्युत फ्लक्स, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, या फाई इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ एस भी लिख सकते हैं,
फाई इज इक्वल्स टू EDS cos थीटा। इस फॉर्मूले से हमें क्या ज्ञात करना है? फ्लेक्स ज्ञात करना है। अब यहां से हम देखेंगे केस फर्स्ट। मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पृष्ठ ये है मेरे पास, और दूसरा पृष्ठ ये है मेरे पास। ये पृष्ठ मैंने मान लिया S1 और ये वाला पृष्ठ मैंने मान लिया S2। फ्लेक्स की परिभाषा क्या होती है? पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है आपके पास? फ्लेक्स। मैं एक स्थिति और कंसीडर करता हूं अभी, केस सेकंड। फिर से ये एक पृष्ठ है S1, दूसरा पृष्ठ है S2। यहां विद्युत क्षेत्र है। अब यहां से देखिए, ये जो पृष्ठ S1 है, इसमें से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो फ्लेक्स होगा कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण होगा? 4। अब हम इस छोटे वाले की बात करते हैं, तो यहां कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं आपके पास? 1, 2। फ्लेक्स की परिभाषा कहती है पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसका मतलब इसका जो फ्लेक्स है फाई S1 ये ज्यादा है फाई S2 से। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया कि जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स फाई, वो डिपेंड करता है किस पर? क्षेत्रफल S पर। इस पर डिपेंड करता है क्षेत्रफल S पर। इसका क्षेत्रफल ज्यादा था, ज्यादा फ्लेक्स, इसका क्षेत्रफल कम, कम फ्लेक्स। अब हम इधर बात करेंगे, यहां क्या है? विद्युत क्षेत्र इसकी तुलना में क्या हो गया? कम। यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना पास पास होंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा। तो यहां प्रबल विद्युत क्षेत्र है, इसको मान लीजिए, मैं मान लेता हूं EA, इसको मैं नाम दे दूं EB। तो यहां से क्या होगा? EA इज ग्रेटर देन EB। अब यहां देखो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं आपके पास? 2। यहां कितनी गुजर रही है? 1। इसका मतलब जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स फाई, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? विद्युत क्षेत्र E के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? इसका मतलब यहां से अपन ने दो चीजें देखी, फ्लेक्स फाई क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल है, फ्लेक्स फाई किसके प्रोपोर्शनल है? विद्युत क्षेत्र के। अब हम तीसरी बात करेंगे, हमने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल्स टू EDS एंड cos थीटा। इसका मतलब अगर आपको फाई में परिवर्तन करना है, फाई में परिवर्तन किस किस के कारण होता है? फर्स्ट E के कारण, सेकंड क्षेत्रफल DS के कारण, एंड थर्ड cos थीटा, अर्थात E वेक्टर एवं DS सदिश के मध्य
कोण के कारण। ये दोनों हम पढ़ चुके। अब हम देखेंगे कि थीटा के साथ कैसे परिवर्तित होता है ये। तो यदि E एवं S नियत हो तो फाई में परिवर्तन। केस फर्स्ट, ये मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। पहली स्थिति ऐसे, सेकेंड अब हमने क्या कर दिया, अभी ये क्या है, ठीक लंबवत है। अभी हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया। एंड नेक्स्ट अभी इस स्थिति में ये क्या है, जो पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये कैसे गुजर रही हैं, पृष्ठ के अभिलंबवत। इस पृष्ठ के कैसे गुजर रही है, अभिलंबवत। तो इस स्थिति में देखिए कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 4 और 5। तो फ्लक्स कितना होगा, अधिक। अब इसको किसी एंगल पे हमने घुमा दिया थीटा के ऊपर, तो अब इसमें से कितनी गुजर रही है, 1 2 3। तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी रहेगी, कम हो गई, तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम। अभी हमने क्या कर दिया, इसके समांतर कर दिया। जब इसके समांतर कर दिया तो इसमें से कोई फ्लक्स, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही, तो फाई का मान कितना हो गया, 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक नदी है आपके पास, नदी में पानी बह रहा है। अब हमने क्या लगाया वहां पे, ऐसे मान लीजिए आपके पास ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये 3, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ की कितनी स्थितियां हो सकती हैं, केस फर्स्ट, ये इस प्रकार से स्थित है, ये पृष्ठ ऐसे स्थित है। जब ये पृष्ठ ऐसे स्थित होगा तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको पार करते हुए निकलेंगी, इसके बीचों बीच इसके अभिलंबत गुजरेंगी, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसे पार करती हुई गुजर रही है। तो इस स्थिति में फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम। केस सेकंड, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे, तो इसके बीच में क्या आ गया, कोण थीटा आ गया, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अब अपेक्षाकृत कम हो जाएंगी। केस थर्ड, मैंने इसको इसके समांतर कर दिया ऐसे। अब इसमें से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही, विद्युत क्षेत्र रेखा इसके ऐसे समांतर है, इसको काटती हुई कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब जो विद्युत फ्लक्स है वो किस पर निर्भर करता है, ई वेक्टर एवं एस वेक्टर के मध्य कोण पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। यदि ई सदिश एवं एस सदिश परस्पर एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में होगा तो थीटा कितना होगा, 0। तो फाई इज इक्वल टू ई एस कोस 0। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम फ्लक्स होगा ई एस। अब देखिए इस स्थिति में पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक।
और धनात्मक फ्लैक्स सदैव पृष्ठ से निर्गत होता है। धनात्मक फ्लक्स पृष्ठ से निर्गत होने का मतलब क्या है? इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। अब ऐसे ही केस सेकंड, यदि ई वेक्टर एवं एस वेक्टर परस्पर लंबवत हों तो फाई इज इक्वल टू ई एस, लंबवत होंगे थीटा 90 कोस 90, फाई इज इक्वल टू ई एस, कोस 90 की वैल्यू 0, फाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? एंड केस थर्ड, यदि ई वेक्टर एवं एस वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो तो थीटा 180, फाई इज इक्वल टू ई एस कोस 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, सो फाई इज इक्वल टू ई एस -1 एंड फाई इज इक्वल टू माइनस ई एस। यहां से क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? फ्लैक्स कैसा होगा? ऋणात्मक, और ऋणात्मक फ्लैक्स हमेशा क्या करता है? ऋणात्मक फ्लैक्स का मतलब क्या है? पृष्ठ में प्रवेशित, पृष्ठ में क्या होगा? प्रवेशित। और प्रवेशित का मतलब क्या है? कि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती। तो यहां से आपके पास क्या क्लियर हो गया कि अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर इस प्रकार से हैं, ऐसे हैं, तो क्या होगा? फ्लैक्स अधिकतम होगा। यदि इसको हम ऐसे रख दें तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको पार नहीं करेंगी और इससे संबंध फ्लैक्स कितना हो जाएगा? 0। यहां आपको ध्यान रखना है, ये जो एंगल लिए गए हैं ये किस प्रकार से लिए गए हैं? ई वेक्टर और एस वेक्टर, ये किस किस के बीच में है? ई और एस के बीच में। अगर हम तल की बात करें, ई वेक्टर और तल के मध्य कोण कितना होगा इस स्थिति में? 90 डिग्री। अगर ये थीटा 0 है तो ई और तल के मध्य कोण कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि एस सदिश हमेशा कैसे होता है? तल के लंबवत होता है। इस स्थिति में अगर ई वेक्टर और तल के मध्य हम कोण की बात करें तो थीटा कितना होगा? 0। ई वेक्टर और एस वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना? 90। और ई वेक्टर और तल उस पृष्ठ के लिए कोण कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि एस वेक्टर इस तल के कैसा होता है? लंबवत होता है। ये हमारे कहां काम में आएगा? जब हम फ्लैक्स से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल में हम इसको काम में लेंगे। तो यहां से क्या क्या स्पष्ट हो गया हमारे पास?
एक तो जो फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समानुपाती होता है। दूसरा, यदि किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या इसमें प्रवेशित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से अधिक हो तो फ्लेक्स कैसा होगा? धनात्मक। सेकंड, यदि निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं बराबर हैं प्रवेशित विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो आपका फ्लेक्स कैसा होगा? शून्य। और थर्ड, यदि निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम है प्रवेशित विद्युत क्षेत्र रेखाओं से, तो आपके पास क्या होगा? फ्लेक्स ऋणात्मक। क्या होगा? फ्लेक्स आपके पास ऋणात्मक। जब भी हम कोई भौतिक राशि पढ़ते हैं तो आपको बताया गया था कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी परिभाषा, परिभाषा के बाद में हम पढ़ते हैं उसका सूत्र, सूत्र से बनाते हैं उसका मात्रक, और मात्रक से बीमा, और बीमा के बाद वो सदिश है या अदिश। तो परिभाषा हम पढ़ चुके। सूत्र हमने पढ़ा कि phi is equals to E into S। अभी हमें मात्रक निकालना है, तो मात्रक देखिए इसका। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक आए थे हमारे पास, एक तो न्यूटन पर कूलम, और दूसरा मात्रक क्या था आपके पास? वोल्ट पर मीटर। तो यहां से इसका मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। या यहां से क्या बन जाएगा? वोल्ट पर मीटर इंटू क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल। phi is equals to वोल्ट इंटू मीटर। अभी हमें क्या याद करनी है? इसकी विमा निकालनी है। तो यहीं से हम इसकी विमा कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? ये क्या है? बल। बल की विमा कितनी होती है? m1 l1 एंड t माइनस 2। मीटर स्क्वायर l2। कूलम a1 t1। तो फाइनली आपके पास विमा क्या आ गई? यहां से m कितनी बार? एक बार। तो m1 l कितना हो गया? 3।
L3 t माइनस 2 ये रहा और 1 ऊपर आएगा तो t माइनस 3 एंड a माइनस 1। ये क्या होगी आपके पास V1। सदिश और अदिश की बात करें तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। यहां पे क्या हो रहा है, अदिश गुणा हो रहा है। कौन सा गुणा है, अदिश गुणा। और अदिश गुणा से प्राप्त राशि हमेशा कैसी होती है, अदिश। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स भी, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि। अब देखिए फ्लक्स को और अच्छे से समझने के लिए हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। यहां आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ई वेक्टर की वैल्यू गिवन है आपके पास 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर में एक क्षेत्रफल सदिश एस सदिश की वैल्यू दी हुई आपको 5 इंटू 10⁻³ एंड जे कैप मीटर स्क्वायर। हमें फाई कैलकुलेट करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको ई दे रखा है, एस दे रखा है, फाई कैलकुलेट करना है तो फाई क्या होगा, ई डॉट एस। ई की वैल्यू कितनी है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट एस की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻³ जे कैप। जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, आई कैप का आई कैप से गुणा, जे कैप का जे कैप से गुणा और के कैप का के कैप से गुणा। तो 5 इज इक्वल्स टू, यहां आई तो है ही नहीं तो छोड़ देंगे, सिर्फ क्या है जे कैप, जे कैप का जे कैप से गुणा करेंगे 1। और जब हम 300 को 5 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर। 5 को 3 से करेंगे कितना आ गया 15 10⁻⁻1 वोल्ट इंटू मीटर। या इसको आप क्या लिख सकते हैं 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। तो एक तो आपके पास ये तो टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल थे जिसमें आपको वेक्टर फॉर्म में दिया गया होगा ई वेक्टर और एस वेक्टर। आपको फॉर्मूला लगाना है ई डॉट एस। आई का आई से गुणा करना है, जे का जे के साथ और के का के के साथ। अब हम विद्युत फ्लक्स पर सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे जब थीटा दिया गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट, यहां पे आपको रेडियस दे दी, एक समान विद्युत क्षेत्र, या आपको ई की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां पे आपको क्या क्या दिया जाएगा, ई दिया जाएगा, एस दिया जाएगा और थीटा दिया जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या होती है कि हम सीधा कर देते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई एस एंड कॉस थीटा। जबकि ये जो थीटा है ये किसका दिया हुआ है, इसके तल का विद्युत क्षेत्र के साथ कोण है। हमें तल का विद्युत क्षेत्र के साथ कोण थोड़ी ना चाहिए, हमें तो क्षेत्रफल सदिश का विद्युत क्षेत्र के साथ कोण चाहिए। तो ऐसे सवालों में जब भी आपको थीटा का मान दिया गया हो, फ्लैक्स वाले सवाल में जब भी थीटा दिया गया हो तो आपको चेक करना है कि क्या ये तल और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण है या एस मतलब क्षेत्रफल सदिश और ई सदिश के मध्य कोण है। आपको चाहिए कौन से वाला, आपको हमेशा एस सदिश का ई सदिश के साथ कोण रखना होता है। भाई फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फाइव इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो यहां जो ये थीटा है, यहां थीटा ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य
कोण है। आपको फॉर्मूले में हमेशा ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य वाला कोण रखना है, चाहे सवाल में जो भी दिया गया हो। अगर आपको तल और विद्युत क्षेत्र में कोण दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, इसके अभिलंब, मान लीजिए तल और ई के मध्य आपको कोण दे दिया कितना, थीटा, तो इसके अभिलंब और ई के मध्य कोण कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किसकी करेंगे, 90 माइनस थीटा की। कब, जब तल और ई के मध्य कोण दिया गया हो। अब यहां पे सवाल में देखिए, रेडियस दी हुई आपको 5 इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁵ एस वृत्ताकार सीट है, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 एंड आर स्क्वायर 5 इंटू 5। लेकिन वैल्यू कैसी है, सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², और 2 बार आ रहा है तो 10⁻²। कोस थीटा, कोस, अब थीटा कितना आ जाएगा आपके पास में, तल और ई के मध्य कोण कितना है आपके पास यहां, 30 डिग्री। तो क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश एस सदिश और ई सदिश के मध्य कोण कितना होगा, इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों, पहले भी बताया था आपको कि जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तल के अभिलंबत होता है, ऐसे तल के अभिलंब होगा। तो 90 माइनस 30 कितना डिग्री लेना है आपको, 60। तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos 60। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 5 इज इक्वल्स टू, देखिए 5 3 टाइम आ रहा है, 5 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 10⁻5 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻ कितना बच गया यहाँ पे, 1 इंटू 3.14, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 से इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1.57। तो 5 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 125 इंटू 1.57 इंटू 10⁻1। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इज इक्वल्स टू, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 196। यहां पे यूनिट और लगा देंगे हम, इसको 125 को 1.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 196 अप्रोक्सीमेट, एंड 10⁻1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.96 इंटू 10⁻3। और फ्लेक्स आ रहा है, फ्लेक्स की यूनिट कितनी होगी, वोल्ट इंटू मीटर। तो आपको क्या याद रखना है ऐसे न्यूमेरिकलों में, यदि तल के अभिलंब, जिसको हम क्या कहते हैं, एस सदिश, और ई सदिश के मध्य कोण दिया गया हो तो आपको क्या रखना है, थीटा का मान सीधा सूत्र फाई बराबर ई एस कोस थीटा में रखना है। और यदि तल एवं ई सदिश के मध्य कोण दिया गया हो, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, फ्लेक्स में यही है बस, और कुछ भी नहीं है। तल एवं ई सदिश के मध्य कोण दिया गया हो तो फाई बराबर ई एस कोस थीटा में थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, 90 माइनस थीटा का मान रखना है, ये आपको याद रखना है। हर टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे अब हम।
एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। एक बेलन है और इसकी अक्ष किधर है, इधर मान लीजिए आपके पास विद्युत क्षेत्र है, तो इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, 0। तो फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा में हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट ds। ठीक है। अब जब भी आपको, जब बेलनाकार बंद पृष्ठ दिया गया हो तो इसे निम्न भागों से मिलकर बना माना जा सकता है। अब देखिए एक बार आप बेलन को, इसमें देखिए कितने भाग हैं। एक तो ये वाला भाग, ये वृत्ताकार भाग, इसको मैंने नाम दे दिया S1। एक इसका वक्राकार भाग, इसको मैंने नाम दे दिया S2। और एक ये वाला भाग S3। मान लीजिए ये आपके पास कोई बेलन है, इस बेलन में ये बेलनाकार पृष्ठ है, ये बेलन कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 3 भागों से। कौन कौन सा, एक आपका वृत्ताकार भाग ये वाला जिसे हमने क्या माना है, S1। दूसरा आपका वृत्ताकार भाग ये वाला जिसे हम S3, और तीसरा ये वक्राकार भाग, ये जो पूरा पृष्ठ है, ये इसके राउंड राउंड ये वाला, इसे हमने क्या नाम दिया है, S2 वक्राकार भाग। तो बेलनाकार पृष्ठ गाउस के नियम में भी काम में आएगा, वहां भी आपको समझना है ये। तो बेलनाकार पृष्ठ जब भी हो कितने भागों से मिलकर बन मानना है इसको, 3 भागों से। कौन कौन सा, फर्स्ट वृत्ताकार भाग S1, सेकंड वक्राकार भाग S2 एंड थर्ड वृत्ताकार भाग S3। तो अब ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर देंगे हम, E डॉट ds S1 प्लस S2, अब चाहे तो यहां S2 भी लगा सकते हैं, S3 एंड E ds 3। फाई इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ये S1, इस S1 की डायरेक्शन किधर होगी, आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश है, तो इसके लंबवत और किधर, बाहर की ओर। ये S1 हो गया। ये S2 है मान लीजिए ये वाला भाग, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके लंबवत बाहर की ओर। और S3 की डायरेक्शन किधर होगी, इसके लंबवत बाहर की ओर। यहां विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है, विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है, तो यहां पे E भी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहां विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, थीटा का मान कितना आ गया, 90। यहां विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 180। यहां 0, यहां 90 और यहां 180। ये तीनों वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाई इज इक्वल टू S1 EDS1 cos 0, S2 EDS2 cos 90 and S3 EDS3 cos 180। फाई इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र समान है, समान या नियत है। विद्युत क्षेत्र नियत है तो विद्युत क्षेत्र कहां जाएगा, बाहर, S1 ds1, इसकी वैल्यू 1 होगी। S2 E बाहर आ गया, ds2, ये वैल्यू कितनी, 0 प्लस E आ गया बाहर, आपका जो भी नियतांक होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, S3 ds3 cos 180 की वैल्यू -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर ds1 का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, ES1। यहां से 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया,
0। और ये -1 कितना आ जाएगा, ES3। चूंकि S1 बराबर S2, तो ये आपके पास क्या था, बेलनाकार पृष्ठ था, जितनी मोटाई इधर से है उतनी मोटाई इधर से होगी, मतलब जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही क्षेत्रफल इधर से होगा। तो S1 बराबर S2 बराबर S, फाई बराबर ES माइनस ES, फाई बराबर कितना आ गया, 0। और यही हमें सिद्ध करना था कि कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, 0। और वैसे भी एक समान विद्युत क्षेत्र में जब बेलनाकार पृष्ठ रखा होता है इस प्रकार से, तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें प्रवेश कर रही है उतनी विद्युत क्षेत्र रेखा इससे बाहर निकलती है। तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, मतलब निवेशी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बराबर निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अभी तो बताया था आपको कि जब ऐसी स्थिति होती है तो फ्लक्स कितना होता है, अतः फ्लक्स कितना, 0। इस तरीके से आप विद्युत फ्लक्स से संबंधित न्यूमेरिकल कर सकते हैं।